वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्नोट्स थ्योरम। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कार्नोट थ्योरम के बारे में। और इसका जो बेसिक है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पहले से जानकारी होंगे कि कार्नोट थ्योरम क्या होता है या कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट प्रोसेस क्या होता है। इसके बारे में जानकारी हीट इंजन में आपको रहा करता है। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो उसको आप प्ले लिस्ट में ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में जो है पहले जानकारी आप ले लेते हैं, या तो पहले से जानकारी आपके पास है तो आप इस थ्योरम को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही कार्नोट हुए, इन्हीं के नाम पे कार्नोट इंजन दिया गया, फिर इन्हीं के नाम पे कार्नोट साइकिल बोलते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है थ्योरम दिए गए जिसको हम लोग कार्नोट थ्योरम बोला करते हैं। इनका पूरा नाम जो है निकोलस लियोनार्ड सैडी कार्नोट है। एक्चुअली इनका आप ईयर देख सकते हैं, जो लिविंग ईयर जो आपको है 1796 से 1832, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम एज ही एक्चुअली ये रह पाए। 36 ईयर्स के अप्रोक्स जो है नॉर्मली ये जी पाए एक्चुअली जो है। और उसी दौरान जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है एक्चुअली फिजिक्स के लिए जो है समझने के लिए, खास करके थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करके गए। ठीक है, ये नॉर्मली ये आपको ये इंजीनियर थे एक्चुअली, फ्रेंच इंजीनियर थे, मिलिट्री में भी काम करा करते थे नॉर्मली जो है। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो आपको थ्योरम दिया गया उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये कार्नोट साइकिल जो कि काफ़ी पॉपुलर एक्चुअली है, जिसमें आपको जानकारी पहले से होगा ही कि आपको जो है 4 स्ट्रोक में एक्चुअली काम करा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले कार्नोट थ्योरम के बारे में एक्चुअली, जो कि कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन को बेसिक रूप से एक तरह से आप बोल सकते हैं उसका नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कार्नोट थ्योरम के बारे में कि क्या बोला करता है। ठीक है, तो देखिए कार्नोट थ्योरम का बेसिक रूप से जो है 2 स्टेटमेंट के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये जानकारी आपको मालूम होगा कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है, एक हाइपोथेटिकल इंजन है। ठीक है, एक तरह से इमेजिनरी इंजन है। ठीक है, जिससे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को या हीट इंजन को नॉर्मली हम लोग समझ पाते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी एक तरह से आप बोल सकते हैं हम लोग समझते हैं हीट इंजन के बारे में, जो उसके एफिशिएंसी, उसका वर्किंग जो है नॉर्मली हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि कार्नोट इंजन कोई प्रैक्टिकल टाइप का इंजन है। प्रैक्टिकली रूप से आप डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, स्टीम इंजन आप ये सब देखा करते हैं। कार्नोट इंजन जो है थ्योरेटिकल इंजन है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल रूप से सोच है एक्चुअली, जिससे हम लोग बातों को समझ पाते हैं, हीट इंजन के बारे में हम लोग समझ एक तरह से कॉन्सेप्ट को जो है बिल्डअप कर पाते हैं थर्मोडायनेमिकल टर्म में एक्चुअली। ठीक है, तो कार्नोट इंजन मालूम है कि ये आपको परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल में काम करते हैं, इसलिए जो इसको हम लोग रिवर्सिबल इंजन भी बोला करते हैं। ठीक है, एक तरह से ये आइडियल इंजन भी रहा करता है। ठीक है, तो थ्योरम जो एक्चुअली क्या बोला करता है, अब हम लोग मेन पॉइंट जो थ्योरम में आते हैं, इसको 2 स्टेटमेंट के रूप में आप क्लियरली रूप से समझ सकते हैं। इसमें बोला जाता है कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन है, मतलब कार्नोट इंजन है, जितने भी कार्नोट इंजन और रिवर्सिबल इंजन है, यदि वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ सोर्स और सिंक यदि काम करता रहता है, तो सभी रिवर्सिबल इंजन का या कार्नोट इंजन का जो इफिशियंसी रहा करेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हालांकि आप ऑनलाइन वाले में तो आप रिपीट करके खुद ही सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए जितने भी रिवर्सिबल इंजन है या आप बोल सकते हैं कार्नोट इंजन है, वर्किंग फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ सोर्स एंड सिंक विल पसेस सेम इफिशियंसी। ठीक है, पहली बात तो ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट जो है, यदि आप कंपैरिजन करते हैं किसमें, इरिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल इंजन में, कहने का मतलब एक प्रैक्टिकल इंजन और कार्नोट इंजन में यदि कंपैरिजन करते हैं फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर लिमिट है आप उसको फिक्स करिए। ठीक है, और उसी में आप तुलना करते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन के बीच में, मतलब प्रैक्टिकल इंजन और आपको कार्नोट इंजन के बीच में, तो कार्नोट इंजन का या रिवर्सिबल इंजन का जो होगा हाईएस्ट एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो यही इसका कंक्लूजन है कार्नोट थ्योरम को, जिसको हम लोग अच्छी तरह से जो है एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप स्टेटमेंट को जो है एक तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। इसको 2 स्टेटमेंट में इस कार्नोट थ्योरम को जो हम लोग बोल सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, इसमें ऑल रिवर्सिबल इंजन, ठीक है, जितने भी रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल बोलने का मतलब ये हो गया कि कार्नोट इंजन है, ऑल रिवर्सिबल इंजन इट मींस कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन ही परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल में काम करा करता है, एक तरह से आइडियल इंजन हुआ, हाइपोथेटिकल इंजन हुआ। ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन इफ गिवन टेम्परेचर लिमिट किसका, सोर्स और सिंक का, गिवन टेम्परेचर लिमिट किसका, सोर्स और सिंक का। ठीक है, टेम्परेचर लिमिट ऑफ सोर्स एंड सिंक,
source and sink will possess same efficiency, will possess same efficiency आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में will possess same efficiency, will possess same efficiency, ठीक है। तो इसके बारे में आप जो है नॉर्मली इसका कंक्लूजन आप आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन है जो कि कार्नोट इंजन है, ठीक है, यदि आप उसको सेम टेम्परेचर लिमिट दिए हुए हैं, मतलब सोर्स का और सिंक का एक टेम्परेचर लिमिट को फिक्स कर दिए कि पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा जा रहा है सोर्स का, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द सिंक टेम्परेचर, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर लिमिट को आप फिक्स करते हो, जैसे एग्जांपल के रूप में सोर्स का टेम्परेचर आप मान लीजिए 400 केल्विन आप सेट कर दिए और सिंक का टेम्परेचर जो है 300 केल्विन सेट कर दिए। अब इसी टेम्परेचर लिमिट पे यदि आप किसी भी रिवर्सिबल इंजन को, यदि आप उसको इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिवर्सिबल इंजन का जो कि कार्नोट इंजन है, तो सभी का जो है एफिशिएंसी क्या रहा करेगा, सेम रहा करेगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकल इंजन में नहीं होता। आप डीजल इंजन में ही बात कर लीजिए तो अलग अलग का अलग अलग एफिशिएंसी होता है, अलग अलग ट्रक होते हैं, ठीक है, उसका एफिशिएंसी अलग हो सकता है, जबकि वो भी डीजल इंजन है। आपको जो ट्रेन में ट्रेन का भी जो इंजन है, कहीं कहीं आपको जो डीजल इंजन के रूप में तो उसका एफिशिएंसी कुछ और रहा करते हैं, कुछ कार वगैरह में भी डीजल का इस्तेमाल हुआ करता है तो उसकी कुछ और एफिशिएंसी हो रहे हैं। तो देख रहे हैं डीजल इंजन है, आप सेम इनपुट देने के बावजूद जो है आउटपुट आपको अलग अलग मिल सकता है। लेकिन ये बता रहा है एक्चुअली, ठीक है, कि रिवर्सिबल और कार्नोट इंजन में ऐसा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। वर्किंग फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ द सोर्स एंड सिंक, ऑल रिवर्सिबल इंजन और कार्नोट इंजन विल पॉसेस सेम एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको हम आसानी भाषा में जो है, आप यदि कार्नोट थ्योरम को कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़े होंगे तो आप इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा कि एफिशिएंसी जो होता है कार्नोट इंजन का क्या हुआ करता है। हम बस एक हिंट में जानकारी दे दे रहे हैं, ठीक है, कि हिंट में जानकारी दे दे रहे हैं कि इसका जैसे आप एफिशिएंसी के बारे में बोलिएगा तो इसका एफिशिएंसी जो रहा करता है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 1 माइनस T2/T1 या सिंक टेम्परेचर जो कि आपको कूलर टेम्परेचर, कोल्डर टेम्परेचर रहता है, और हॉटर टेम्परेचर जो कि आपका किसका टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर, जिसको T2/T1 भी बोलते हैं, जो कि सिंक टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सोर्स टेम्परेचर और इनटू 100। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहा करता है कौन, एफिशिएंसी। तो यदि आप टेम्परेचर लिमिट ऑफ द सोर्स एंड सिंक का फिक्स कर देते हैं कि इसी लिमिट में काम करना है, तो जितने भी रिवर्सिबल इंजन होंगे सभी का तो एफिशिएंसी इसी तरह से डिफाइन होगा, तो जाहिर सा बात है कि उसका एफिशिएंसी सेम रहा करेगा, ठीक है। तो ये बातें आसान था। बाकी हम लोग फिलहाल में अभी प्रूफ के बारे में नहीं देख करके हम लोग कार्नोट्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि इस सीरीज में जो लॉ ऑफ फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है एक्चुअली इसमें हम लोग लॉ के बारे में बात करेंगे। बाकी प्रूफ वगैरह के बारे में आप प्लेलिस्ट में जो है उसको सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कशन और उसका एफिशिएंसी वगैरह का प्रूफ मिलेगा आपको जो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको रहा करता है, इसको हटा दे रहे हैं एक्चुअली, इसके बारे में जो है चाहे इसको रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में जानकारी हम आपको दिए थे जस्ट, इसलिए इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला करता है, सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट 2, ये एक तरह से तुलना है किसके बीच में, इरिवर्सिबल जो कि प्रैक्टिकल इंजन होता है और रिवर्सिबल इंजन जो कि आइडियल इंजन या कार्नोट इंजन बोल सकते हैं। तो एमॉन्ग इरिवर्सिबल इंजन एंड रिवर्सिबल इंजन, ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल इंजन के बीच का तुलनात्मक, एमॉन्ग इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इंजन वर्किंग फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ सोर्स एंड सिंक, आप बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी विल बी हाईएस्ट फॉर द रिवर्सिबल इंजन, जो एफिशिएंसी रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा कार्नोट इंजन के लिए या रिवर्सिबल इंजन के लिए। आप रिवर्सिबल इंजन बोलिए, कार्नोट इंजन बोलिए, आप आइडियल इंजन बोलिए, हाइपोथेटिकल इंजन, हाइपोथेटिकल हीट इंजन बोलिए, ये सभी बातें जो है कार्नोट इंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये रिवर्सिबल इंजन जो होते हैं वो प्रैक्टिकल इंजन होते हैं, जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, ये सब आपका जो हो गए प्रैक्टिकल इंजन हो गए जो कि इरिवर्सिबल हुआ करता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन आप कार्नोट साइकिल में जो है ज्यादा डिटेल में आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम लोग लॉ क्या है इसके बारे में मतलब रखेंगे, ठीक है। तो एमॉन्ग किसमें, एमॉन्ग इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट इंजन के बारे में ही पढ़ते हैं इसमें। हीट इंजन वर्किंग फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट, वर्किंग फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट, गिवन टेम्परेचर लिमिट, किसका टेम्परेचर लिमिट, सोर्स और सिंक का,
वर्किंग फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ सोर्स एंड सिंक कॉमा रिवर्सिबल इंजन, जो रिवर्सिबल इंजन रहा करेगा, रिवर्सिबल इंजन जो कि कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन विल possess हाईएस्ट एफिशिएंसी, हाईएस्ट एफिशिएंसी, इसी का हाईएस्ट एफिशिएंसी होगा, हाईएस्ट एफिशिएंसी। लेकिन क्या दिमाग पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि 100% होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसमें प्लैंक्स का स्टेटमेंट आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा हीट इंजन को डिजाइन नहीं किए जा सकते हैं जिसका एफिशिएंसी 100% हो। ठीक है, तो 100% एफिशिएंसी के बारे में तो हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रेस्ट्रिक्शन देता है, और ये एक नेचुरल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग का रेस्ट्रिक्शन है, टेक्नोलॉजी का रेस्ट्रिक्शन है या ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल रेस्ट्रिक्शन है। जैसे लाइट के स्पीड को ओवरकम जो है कहीं नॉर्मल बॉडी नहीं कर सकते, कोई मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके ज्यादा स्पीड, जैसे ये नेचुरल रेस्ट्रिक्शन है, वैसे ही नेचुरल रेस्ट्रिक्शन जो है आपको हीट इंजन के प्रति है कि 100% एफिशिएंट इंजन कभी भी डिजाइन नहीं किया सकते। ठीक है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। अब जो भी एफिशिएंसी रहेगा उसमें रिवर्सिबल इंजन का ही हाईएस्ट एफिशिएंसी रहेगा फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ द सोर्स एंड सिंक। ठीक है, तो यही बात है जिसका प्रूफ वगैरह में आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रूफ में हम लोग तो अभी लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन हल्का सा हिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आप सपोज कर लीजिए जैसे एफिशिएंसी आपका कार्नोट इंजन का, आप उसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोल्डर टेम्परेचर जो कि सिंक का होता है, और हॉटर टेम्परेचर जो कि आपका किसका होता है, हाँ किसका हॉटर टेम्परेचर होता है, ठीक है, सोर्स का होता है। ठीक है, हॉट से दिमाग पे, कोल्ड से दिमाग से, कूल के दिमाग से, कुछ और भी आप लोग के दिमाग पे बातें आया करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है नॉर्मली हीट इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी किसका हुआ, ये रिवर्सिबल वाले का हुआ। ठीक है, और इरिवर्सिबल वाले में जो है इसको आप इस रूप से लिख सकते हैं, जस्ट हम प्रूफ के लिए हल्का सा जानकारी दे दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप जो है Q1 माइनस Q2 के रूप में भी इसको लिख सकते थे, जैसे इसको 1 माइनस ये आपका जो है कोल्डर वाला और ये आपका जो है हॉटर वाला। ठीक है, और ये इंटू 100, जिसको आप एक तरह से इस तरह से भी करके दे सकते थे, QH जो कि आपका जो हीट सप्लाई हुआ है, जो हीट इनपुट हुआ है, जो कि फर्स्ट साइकिल में हुआ करता है, और ये QH माइनस आप इसको जो है QC करके आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसमें आप जो है यदि आप इसके लिए लिखते हैं, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए आप लिख रहे हैं, एक तरह से ये आप जो लिख रहे हैं वो आप रिवर्सिबल वाले के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल वाले के लिए सपोज कर लीजिए आप डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डैश है तो उसमें जो आपका रहा करता है, जो कि आप डिटेल में प्रूफ वाले वर्जन में देख सकते हैं, उसमें जो आपको रहा करेगा ये वाला जो आपको हीट वगैरह रहता है, ये तो सेम आप इनपुट दिए रहेगा, लेकिन ये वाला जो हीट एनर्जी रहता है वो आपका ग्रेटर रहता है। ठीक है, जो सिंक में एनर्जी डंप हुआ, जो वेस्ट हुआ, वो ग्रेटर रहा करता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि एंट्रोपी जो रहा करेगा, रिवर्सिबल का एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, 0 होता है इन कंप्लीट साइकिल, और इरिवर्सिबल वाले में आपको ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव रहते हैं हमेशा जो है। तो उससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि QC डैश विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन QC। ठीक है, तो ये जब टेम्परेचर, ये जो हीट एनर्जी है ये बड़ा रहेगा, तो जाहिर सा बात है ये टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसमें QH तो सेम है, इनपुट तो सेम दीजिएगा, तभी ना तुलना करिएगा कि किसका आउटपुट कितना मिला। ठीक है, इनपुट सेम दे करके ही ना, तो इनपुट सेम दिए हुए हैं, आउटपुट वाले में आउटपुट ये नहीं है ऐसे। ठीक है, जो हीट एनर्जी डंप हुआ है, ठीक है, तो जो हीट एनर्जी आपको डंप हुआ, ये वाला जो वैल्यू रहता है कम रहता है रिवर्सिबल वाले में, और इरिवर्सिबल वाले में ज्यादा डंप होता है, ज्यादा वेस्ट होता है सिंक वाले में। तो ये वाला ज्यादा वैल्यू का है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कोई वैल्यू में ज्यादा वैल्यू घटा दीजिएगा तो वो कम हो जाएगा, तो ये कम रहा तो उसका एफिशिएंसी जो है कम हो जाता है। बाकी इसका डिटेल डेरिवेशन जो है आप अलग से प्लेलिस्ट वाले में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका इन द सेंस कि कार्नोट्स थ्योरम था एक्चुअली। ठीक है, जो कि हीट इंजन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहा करता है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। बाकी इसका प्रूफ वगैरह के बारे में तो प्लेलिस्ट में आप जो है उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, कितने प्रोसेस में काम करते हैं, उसका एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट क्या होते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होते हैं, कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि 100% एफिशिएंट इंजन इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नॉट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, प्लैंक्स का स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ में जो थर्मोडायनेमिक्स का रहा था कि 100% एफिशिएंट इंजन कांट बी डिजाइन। ठीक है,
और मैथमेटिकली स्टेटमेंट जो देते हैं वो क्या देते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग उस सब में डिटेल में जो उसका प्रूफ देखेंगे। अभी ये सीरीज जो चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, एक्चुअली इसमें हम लोग लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इससे हम लोग नॉर्मली इसका एप्लीकेशन के रूप में आप समझ सकते हैं कि हम लोग किसी भी एक तरह से कार्नोट इंजन की तुलना में, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल इंजन का एफिशिएंसी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि कार्नोट इंजन का एक हाईएस्ट जो एक माइलस्टोन सेट हो जाता है, कितना ही एफिशिएंसी होगा फॉर ए गिवन टेम्परेचर लिमिट ऑफ द सोर्स एंड सिंक, तो अदर जो भी प्रैक्टिकल इंजन रहा करेगा वो उसके अंदर में एक्चुअली रहा करेगा। ठीक है, तो इसके कुछ थर्मोडायनेमिकल एप्लीकेशंस वगैरह रहा करते हैं और हीट इंजन का एफिशिएंसी वगैरह को समझने में ये आपको मदद देता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट लॉ के साथ मिलेंगे। तो आप आज ये भी जानकारी दे सकते हैं कि नेक्स्ट में आपको क्या क्या डिस्कशन चाहिए, धीरे धीरे उसको हम लोग नॉर्मली जो है शामिल करते हुए चले जाएंगे। तो आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है इसके बारे में आप जरूर जानकारी देते हैं, जरूर आप फीडबैक देते हैं, ताकि जानकारी मिले कि आपको और क्या क्या चीज़ें जो है चाहिए होगा। ठीक है, तो आज यही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।